हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो लाया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 2 का पार्ट 1 राजा, किसान और नगर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वो भी NCERT पैटर्न के द्वारा चैप्टर 20 टॉपिक के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, यह UPSC JPSC नेट इत्यादि में आता है। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मुख्य विषय के बारे में जानते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? हम लोग को वैदिक काल, लोह युग, मगध पर शासन, हर्षवर्धक राजस्व का राजा, शिशुनाग, नंदन वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, जनपद, महाजनपद की विशेषता इत्यादि सब के बारे में हम लोग को जानना है। दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, केंद्रीय शासक, प्रांतीय शासक, स्थानीय शासक, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था, प्रमुख राजनीतिक केंद्र एवं कलिंग युद्ध का बारे में जानना है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग टाइमलाइन के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता नंबर 1 में है। हड़प्पा सभ्यता जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसी को हम लोग शहरी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता शहरी सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद अज्ञात काल, वैदिक युग, ऋण वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लोह युग, विकास, सबसे बड़े महाजनपद मगध के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अज्ञात काल 1900 से 1500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व और ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। इससे महाजनपद के राजवंश इत्यादि के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वैदिक काल समझते हैं। वैदिक काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्य द्वारा बनाया गया था। यह आर्य द्वारा बनाया गया सभ्यता था। दोस्तों, इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। यह अनमुट सभ्यता था। दोस्तों, इसकी भाषा प्राकृतिक संस्कृत थी जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया: ऋग्वेद काल, उत्तर वेद काल। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक काल के बारे में देखते हैं। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल के दौरान ऋग्वेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेदों जैसे कि सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद वेदन की रचना की गई। इनके यह सब वैदिक काल के पाठ हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यह 4 वेद होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लोह युग। लोह युग के अंतर्गत क्या होता है? लोहे के खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोह युग के दौरान ही लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया है। लोहे से हल और हथियारों का निर्माण होने लगा।
ये सब लौह अयस्क अर्थात लौह सभ्यता के अंतर्गत हुआ दोस्तों। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का विकास शुरू होना शुरू हुआ। जनपद यानी जन यानी लोग, पद यानी पैर। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर होता है। जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग रहने लगते हैं, अर्थात लोगों का जहाँ पर रहते हैं उसी को जनपद कहते हैं। हथियारों और खेतों में वृद्धि के कारण जनपदों का आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ। उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे विशाल था मगध। मगध ही 16 महाजनपदों में से सबसे पहले प्रथम स्थान में आता था दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यह मगध को ही 16 महाजनपदों में एक रखा गया है। इसमें से सबसे विशाल मगध ही था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 16 महाजनपद इस मानचित्र में दर्शाया गया है। अब हम लोग मगध पर शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। हर्षक राजवंश के राजा बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, इसके बाद शिशु वंश के राजा का संस्थापक शिशुनाग थे। नंद वंश संस्थापक महापद्मानंद, अंतिम शासक धनंजय बहुत ही ज़्यादा घमंडी राजा था। धनंजय द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना ही इसके अंत का कारण हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद को हराकर उसके राजपाट को समाप्त किया। इस तरह नंद वंश की समाप्ति हुई। दोस्तों, धनानंद जो है राजा, वह बहुत ही शक्तिशाली था और घमंड था, जिसके कारण इसका पतन हो गया दोस्तों। 321 ईस्वी से मौर्य समाज का स्थापना हो गया। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार किया और इसे अपने अपमान की बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। इसके बाद आ जाता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद अशोक चक्रवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। अशोक को चक्रवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। जब कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उसी को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध करना छोड़ दिया। इस वजह से उसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे और अंत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद काफ़ी समय तक भारत पर बाहरी आक्रमणों शासकों का राज रहा और फिर यहाँ गुप्त वंश अर्थात गुप्त राजस्व का प्रारंभ हो गया, क्योंकि अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। इसी कारण अब हम लोग गुप्त साम्राज्य, जिसमें श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं जनपद और महापद। 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक जनपद अर्थात जन मतलब लोग प्लस पद। तो जनपद उस समूह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहने लगते हैं। विकास, लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं को रहन सहन में परिवर्तन आया। लोहे से हल और हथियारों का निर्माण होने लगा इत्यादि हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनपद अर्थात 16 महाजनपदों के ट्रिक से नाम। इसका ट्रिक है आसु अब मगध अनौती कुरुम का मत 5 गांव को चेक कराई। अन से हो गया अंग, सु से हो गया सुरसेन
अ से हो गया अस्मक, ब से हो गया वजीज, मगध से हो गया मगध, अनौती से हो गया अनौतिका, कुरु से हो गया कुरु, म से हो गया मल्लम, का से हो गया काशी, मत्स्य से हो गया मत्स्य, पांच से हो गया पंचाल, गांग से हो गया गंधार, व से हो गया वत्स, को से हो गया कौशल, चे से हो गया चेदी और क से हो गया कंबोज। ये हमारा महाजनपद के 16 महाजनपदों के नाम है दोस्तों। इसे ट्रिक से मैं आप लोग को बताया हूँ ताकि आप 16 महाजनपदों को के नाम याद रख सके। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप ये 16 महाजनपदों के नाम देख रहे हैं, यह आपको 2-3 मिनट में याद हो जाएगा दोस्तों, बशर्ते आप ट्रिक को अपनी माइंड में रखें, क्योंकि यह ट्रिक बहुत ही शानदार है दोस्तों। यह आपको 16 महाजनपदों को याद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग जनपद और महाजनपद के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका 16 महाजनपदों राजधानी महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ रहता था ताकि सुरक्षा के लिए। राजधानियों का रख रखाव सेना द्वारा किया जाता था। हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करते थे। शासन अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण और संघ के नाम के जाने जाते थे। वहाँ पर लोगों का समूह शासन किया करता था। मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का वर्णित किया गया है। इनमें सबसे मुख्य था मगध, अर्थात 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख रखा गया है, अर्थात सबसे फर्स्ट में मगध ही आता है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मगध को ही सबसे मुख्य माना गया है। यह हमारा जनपद और महाजनपदों की राजधानियाँ तथा उसके बारे में, मगध को ही महाजनपदों की राजधानियाँ भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता। गण और संघ। गण कई सदस्यों के समूहों को गण कहा जाता है। संघ गठबंधन और या सभा को संघ कहा जाता है। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन गण से ही संबंधित थे। गण में एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन कार्य करते थे इत्यादि। अब हम लोग धर्म ग्रंथों का निर्माण के बारे में जानते हैं। इसी दौरे में ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया। इस धर्म ग्रंथों में राज्य से नियम बताए गए हैं। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों का ही होता था। शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मण का होता था। इस तरह से सभी लोगों के कार्य ब्राह्मण ने ही निश्चित किए। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी काम होता था वह ब्राह्मणों के द्वारा ही होता था। उन्हीं के माध्यम से ही शिक्षा ज्ञान के साथ साथ कोई भी कार्य को कराया जाता था। अर्थात राजा के बाद राजा का ही अधिकारी केवल क्षत्रिय का ही होता था। क्षत्रिय लोग ही राजा बनते थे। उन्हों के ही द्वारा ग्रंथों का निर्माण किया जाता था। अर्थात यह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा धर्म का ग्रंथ का निर्माण और शिक्षा ज्ञान का निर्माण का कार्य किया जाता था। और वही नहीं, अनेक प्रकार के किसी भी कार्य को करने के लिए ब्राह्मणों को ने ही निश्चित करते थे। उन्हीं के द्वारा निश्चित करने पर ही काम को पूरा किया जाता था। इस तरह से आप लोग महाजनपद 16 में से आपको 5 महाजनपद महत्वपूर्ण थे, क्षेत्रीय लोगों की ही थे। इस तरह से अब देखते हैं हम लोग कर वसूली। कर वसूली की क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
राजाओं द्वारा व्यापारी और शिल्पकारों से भेंट एवं कर वसूल किया जाता है। वनवासी और चरवाहों से कर लेने के विषय में मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि उनसे भेंट के रूप में घोड़े तथा हाथी लिए जाते थे। इसी के साथ साथ दूसरे राज्यों का आक्रमण करके उसकी सेना और धन पर कब्जा करके भी राजा अपनी संपत्ति में वृद्धि करता था। अर्थात राजा किस तरह से कर वसूलता था, तो वनवासी और चरवाहों से भी कर लेता था। वे कर के रूप में घोड़े तथा हाथी लिया करते थे, जबकि अगर कर लेने के लिए या फिर कोई भी संपत्ति को हड़पने के लिए वे दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे वे उसके धन पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह से वे अपनी संपत्ति में वृद्धि करते थे। यही नहीं, उन्होंने व्यापारियों और शिल्पकारों से भी कर लिया करते थे। इस तरह से वे कर की वसूली करते थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राजाओं ने अपनी संपत्ति की वृद्धि करने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण तथा वनवासी और चरवाहों से कर के रूप में घोड़े और हाथी लिया करते थे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आप लोग को पार्ट 1 दे दिया हूं दोस्तों। जल्दी मैं पार्ट 2 का भी आप लोग को दे दूंगा। तो हाँ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ताकि आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर खड़ा कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।